Example number 2. Obtain the surface equation of a cone with semi-vertical angle alpha and find the singularities, parametric curves, tangent plane at a point and the surface normal. यहाँ पे एक एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है जिसमें हमने सरफेस इक्वेशन फाइंड करनी है कौन की, और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फ़ा है, और हमने इसकी सिंगुलैरिटीज़ भी चेक करनी है, पैरामीट्रिक कर्व्स को भी चेक करना है, टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट भी चेक करना है। तो इसको हम बाय प्रूफ करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे जो इक्वेशन वगैरह है कौन की वो गिवन नहीं है, तो इसको हम जनरल प्रूफ करेंगे। जनरल प्रूफ करने के लिए अब हम सबसे पहले एक कौन ड्रॉ करते हैं। कौन किस तरह से ड्रॉ करनी है, ये देखिए, ये एक कोन है जिसको मैंने एक्स वाई जी प्लेन पे ड्रॉ किया है। इस तरह से ड्रॉ किया है कि जो मेरे पास जी एक्सिस है उसके अलोंग मैंने कौन ड्रॉ किया है। कौन इस तरह से ड्रॉ किया है कि उसका जो एक परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट पी पे, और ये यहाँ से जो पॉइंट पी एक्स वाई जी लिया हुआ था, एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे और एक परपेंडिकुलर वाई प्लेन पे लिया है। और इसके अलावा जो मेरे पास ये एक एंगल है वाई, और इस यू जो मैंने एक पैरामीटर लिया है उसका और एक्स के दरमियान जो एंगल है वो वी है, और उसके अलावा जो नॉर्मल है कौन का जी एक्सिस जो एक्चुअली में हमारे पास है उसके और जो पॉइंट पी का पैरामीटर है उसके दरमियान में एंगल क्या है, अल्फ़ा है। और यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है वहाँ पे एक्स वाई जी जो है वह ज़ीरो है। चूँकि ये हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जी जो है वो ज़ीरो है। अब इसको हम थ्योरेटिकली कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि हमने जो कोन ली थी वो जी एक्सिस के अलोंग ली थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग द एक्सिस ऑफ द कोन एज द जी एक्सिस। अब जो कोन का एक्सिस था वो हमने जी एक्सिस के अलोंग लिया था, और वहाँ पे हमने एक पॉइंट लेट किया था पी एक्स वाई जी। ये कोई भी कोन पे एक पॉइंट है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं एक पी एन, जो कि इस तरह से हमने कोन के पी एन यहाँ पे लिया था, और एक पी एम नीचे को हमने लिया था इसका जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड द एक्स ओ वाई प्लेन। अब ये जो हमने दोनों परपेंडिकुलर लिए हैं ये एक्स ओ प्लेन में लिए हैं। अब हमने लेट करना है जो एन पी हमारा है वो उसको हमने यू का नेम दे दिया, और जो वी है वो एंगल ऑफ रोटेशन है ऑफ द प्लेन। ये जो वी है जो मैंने बताया था कि जो हमने एक पैरामीटर यू लिया है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, उनके दरमियान में एंगल वी था, और वो एक्चुअली में एंगल ऑफ रोटेशन था प्लेन का। और उस अब जो वो वी एंगल था वो किसके दरमियान, एक तो एक्स के दरमियान था, एक पैरामीटर जो यू लिया था और वो रीजन से लेके एम पॉइंट तक था, तो इसलिए जो मेरे पास एक्स ओ एम था वो वी के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमारे पास कोन के लिए जो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ होती हैं वो डेफिनेट होती हैं। तो एक्स होता है यू कोस वी, वाई होता है यू साइन वी, और जी होता है यू कोट अल्फ़ा। ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमने देखनी है इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए हमें आर वन और आर टू की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक्चुअली में हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ होती हैं यही हमारे पास आर होता है। आर एक्स वाई और जी होता है, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाती है, वाई की वैल्यू ये आ जाती है, और कोड की वैल्यू ये आ जाती है। अब हमने सरफेस पे एक पॉइंट पी जो लेट किया हुआ उस पर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना आर वन और आर टू लिख लेते हैं। आर इक्वल आ जाएगा यू कॉस वी, यू साइन वी, यू कोट अल्फा के। फर्दर आर वन एक्चुअली में हमारे पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, एंड आर टू होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट है, यू का डेरिवेटिव 1 होता है तो आंसर आ जाएगा कोस वी। यहाँ पे साइन वी कांस्टेंट है एज इट इज, और यू का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन वी आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास जो कोट अल्फा है वो कांस्टेंट है, और यू का डेरिवेटिव 1, तो आंसर आ जाएगा कोट ऑफ अल्फा। आर टू हमने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। तो यहाँ पे हमारे पास यू कांस्टेंट है, कोस वी का डेरिवेटिव माइनस साइन वी, को यू साथ एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे भी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस वी और यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके अलावा कोट अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 यू से मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने यहाँ पे देखना है कि अगर हम आर वन क्रॉस आर टू ले, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कुछ ना कुछ आता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में हमारे पास आंसर 0 आ सकता है जब हम यू को 0 कर दें। अगर यू को हम 0 करते हैं तो यहाँ पे आर वन क्रॉस आर टू जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। चूँकि हम यहाँ पे जो है वो ओरिजिन पे कौन को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे यू की जगह पे, तो आर वन क्रॉस आर टू जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हैंस द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज द ओनली सिंगुलैरिटी। तो हमारे पास जो कोन का वर्टेक्स है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिंगुलैरिटी मिल सकती है।
तो चूँकि हम वहाँ पे ही ज़ीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब वहाँ पे हम ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो R1 क्रॉस R2 जो है वो ज़ीरो मिल जाएगा। जब हमारे पास, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है कि R1 क्रॉस R2 जो है वो ज़ीरो हमें मिलता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर हमारे पास R1 क्रॉस R2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं मिलता, तो देन हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं। तो सिंगुलैरिटी यहाँ पे हमें मिल रही है, और कौन सी सिंगुलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद से कोई भी चॉइस पैरामीट्रिक इक्वेशंस की नहीं ले रहे हैं, जो वर्टेक्स की थी वही ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए थे उन्हीं को यूज़ करके हमने ये वाली सिंगुलैरिटी निकाली है। तो जो इस तरह की सिंगुलैरिटी होती है जिसमें हम अपनी चॉइस नहीं यूज़ करते, वो हमारे पास इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो यहाँ पे भी हमें जो सिंगुलैरिटी मिली है वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी ही है। देन अब हम इस पे पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि अगर u कांस्टेंट होता है देन हमारे पास क्या इफेक्ट होता है, या फिर अगर हम v को कांस्टेंट करते हैं देन हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। व्हेन u इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम u को कांस्टेंट लेते हैं, u हमारे पास ये वाली चीज़ है, अगर यही हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा तो देन हमारे पास जो p का डिस्टेंस होगा, p का डिस्टेंस z एक्सिस से, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास जो p था उसी के रिस्पेक्ट हमने ये वाला पैरामीटर लिया हुआ था। तो जब ये u ही कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट p आएगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब किसी कर्व पे या किसी लाइन पे, या जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोण ले रहे हैं तो कर्व की ही बात करेंगे, जब हम किसी भी कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं और वो कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब वो हमारे पास एक सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो हमने z एक्सिस के अलोंग कर्व लिया था वो हमारे पास जो है वो सर्कल हो गया। अब सर्कल हुआ है तो देन हम एंड पे ये भी प्रूव करेंगे कि वो नीचे से जो है वो कोण है। अब पॉइंट P जो है हमारे पास वो एक सर्कल को शो कर रहा है। अब हमारे पास जो P है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट हमारे पास जो है वो आएंगे सर्कल्स। लेकिन वो सर्कल्स चूँकि कांस्टेंट पॉइंट्स के थ्रू आएंगे तो इसलिए जो हमारे पास पैरामीट्रिक सिस्टम मिलेगा वो पैरेलल सर्कल्स का मिलेगा विद सेंटर ऑन द z एक्सिस, जिनका सेंटर जो है वो z एक्सिस पे लाई करेगा। देन हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब हम v को कांस्टेंट करेंगे, व्हेन v इज इक्वल टू कांस्टेंट द प्लेन ऑफ रोटेशन थ्रू z एक्सिस। अब चूंकि v जो है वो हमने एंगल लिया हुआ था z एक्सिस और u पैरामीटर के दरमियान, वो एंगल ऑफ रोटेशन है थ्रू z एक्सिस। तो जब v ही हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारे पास रोटेशन होगी एंगल की z एक्सिस के थ्रू वो कांस्टेंट एंगल बनाएंगे। चूंकि v कांस्टेंट हो जाएगा तो जो एंगल बनेगा वो भी कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट एंगल z एक्सिस के अराउंड बनेगा। तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक कर्व्स होंगे वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, उस प्लेन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। जो हम एंगल ऑफ रोटेशन ले रहे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, v जो हमने लेट किया हुआ था वहाँ पे कोण की डायग्राम में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा उस प्लेन का कोण के अलोंग। जब कोण के अलोंग उस हमारे पास जो हम पैरामीटर ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं v एक्स एक्सिस के अलोंग जिसकी रोटेशन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा कोण के साथ। तो इसका मतलब जो v हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स का जनरेटर बन जाएगा। जब वो जनरेटर बनेगा, बिकॉज वो रोटेशन भी है एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, और वो कांस्टेंट रोटेशन है, कांस्टेंट एंगल बन रहा है कोण के साथ, और वो कोण का जनरेटर बन जाएगा। जब वो कोण का जनरेटर बन जाएगा तो इसका मतलब जो हमारे पास पैरामीट्रिक सिस्टम आ रहा है कर्व्स का कोण का थ्रू ओरिजिन, तो उसमें जो जनरेटर का काम कर रहा है वो v एंगल कर रहा है। तो देन हमारे पास अब हमने देखना है कि कोण के जो हमने परपेंडिकुलर्स लिए हुए थे वो दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए। अगर वो ऑर्थोगोनल होते हैं तो देन हमारे पास जो कर्व है कोण का वो सेटिस्फाइड होता है। तो देन हम R1 डॉट R2 ले लेते हैं। अब जो हमने R1 और R2 लिया हुआ था स्टार्टिंग पे, जिसको हमने R से R1 और R2 बनाया था, अगर हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। जब R1 डॉट R2 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई यहाँ पे। अब फर्दर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ, जो पीछे हमने R1 और R2 की क्वेश्चंस लिखी थी वहाँ से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आता है I इंटू माइनस यू कॉस वी कोट ऑफ एल्फा प्लस जे इंटू माइनस यू साइन वी कोट ऑफ एल्फा प्लस के यू। हैंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट इज। तो अब हमने इक्वेशन जो थी, हमारा लास्ट टारगेट वो ये था कि हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअली में हमारे पास होती है कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू एक्स।
प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू वाई, और फिर कैपिटल आर माइनस आर इंटू जी। अब कैपिटल आर हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एक्स वाई जी, और जो स्मॉल आर है वो हमारे पास इक्वल होता है स्मॉल एक्स वाई जी। और यहाँ पे हम जो आई का कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं, सेकंड पे हम जो जे का कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं, और थर्ड पे हम जो के का कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस यू कोस वी कोट ऑफ एल्फा प्लस वाई माइनस वाई इंटू माइनस यू साइन ऑफ वी कोट ऑफ एल्फा प्लस जी माइनस जी इंटू यू इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई है टेंजेंट की इक्वेशन। अब हम फर्दर क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं R1 क्रॉस R2 का। ये हमारे पास सिंपली नॉर्मल है, जो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जब हमने R1 क्रॉस R2 ये निकाला हुआ है, इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपस में हम उनको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद कैंसिल आउट होके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर बचता है वो है यू कोसेकेंट ऑफ एल्फा। यही हमारे इस थ्योरम की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी, जो हमने इसमें पूरी निकाल ली है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर कुछ भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहले से मेरे व्यूअर्स हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।